बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान और हम बात करेंगे नाज़रीन आज अच्छी नींद की, जो सबका मसला है। मुझे तो लगता है शायद 90% से ज़्यादा लोगों का मसला जो है ना वो नींद का ही। हाँ, क्योंकि नींद वैसे दिन में तो कोई मेरा ख्याल है अब तो बहुत कम लोग होंगे जो दिन में सोते होंगे, लेकिन अच्छी नींद का उसूल जो है एक मुश्किल एक अमल बन गया, एक मरहला आप कह लें कि मुश्किल बन गया। लेकिन हम अगर बात करें, अगर हम दिन की अपनी रूटीन की बात करें तो ज़्यादातर जो हमारा वक्त है वो स्क्रीन्स पर गुजरता है और हमारी डाइट अच्छी भी नहीं होती है। इन चीज़ों की जो मसाइल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी नींद जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल ऐसी हमारी नींद डिस्टर्ब रहती है। और ये स्क्रीन का मतलब सिर्फ टीवी नहीं है, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपके मुख्तलिफ, अब हम तो पूरा दिन अब देखें ना मोबाइल के अंदर आपको पता लग जाता है स्क्रीन टाइम का। और जिस वक्त वीकली रिपोर्ट आती है तो मेरी तो परसेंटेज ऊपर ही जा रही होती है कि जी के इतने % जो है इंक्रीज हुई है। मेरी वैसे कम होती है। बस इकरा बहुत अच्छी बच्ची है और ये बड़ी अच्छी बात है। इकरा को हम जो है ना 100 में से 100 नंबर देते हैं। लेकिन अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि रात को लेटते हैं नींद नहीं आती है, या फिर नींद आती है तो वो टुकड़ों में आती है। हमारी नींद का कोई एक साइकिल नहीं बन पा रहा होता। तो इसके मसाइल क्या हैं? हमें क्या खुदा न खास्ता कोई बीमारी है? लेकिन फिर हम जब कुछ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक डाइट के साथ भी मिलता है। बिल्कुल, डाइट से बहुत गहरा ताल्लुक है। और हम अगर देखें तो बहुत सारे लोग जो इस वक्त नींद की कमी का शिकार हैं। उसके अलावा उनके कहते हैं कि हमारे आसाब जो है वो पुरसुकून नहीं हो पाते हैं। हम थोड़ा सा मतलब जितना भी सो लें हम मतलब फ्रेश नहीं फील करते हैं ना, ये बहुत सारे मसाइल होते हैं। और फिर जैसे कि वो कहते हैं कि हम मेंटली और हम देखें अगर फिजिकली वो भी वो मतलब उस तरह से नहीं काम कर रहे होते अच्छे तरीके से जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। तो आज हमने वही लिंक ढूंढना है कि डाइट का एक्चुअली क्या ताल्लुक है अच्छी नींद के साथ, बेहतर नींद के साथ। और खुसूसी तौर पर जिन लोगों के पास अच्छी नींद भी नहीं है, बेहतर नींद भी नहीं है, तो सिर्फ नींद के साथ भी डाइट का क्या ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरजीन मलिक साहब, माहिर ग़िज़ायत हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या खा पी रहे होते हैं, क्या इसका कोई असर होता है। माहिर डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप दोनों के? ये कोई ताल्लुक नींद का डाइट के साथ है या फिर ये बाकी सिर्फ हमारे जागने उठने सोचने की रूटीन ही है? अच्छा, जो है ना नींद का बल्कि हर चीज़ का ताल्लुक डाइट के साथ है। यू आर व्हाट यू ईट, सबसे पहले तो बात ये आ गई। सबसे पहले हम तय कर लें कि डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट है सारा अमल दखल हर चीज़ में, आपकी नींद में, आपकी एक्टिविटी में, आपकी कंसंट्रेशन में, आपकी इम्यूनिटी में। सबसे पहली चीज़ आती है डाइट। दुनिया में आती सबसे पहली चीज़ क्या लेते हैं बच्चे? डाइट। बिल्कुल। तो ठीक है, सो डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मज़े की बात है कि जब से गट ब्रेन एक्सेस इंट्रोड्यूस हुई है कि जो आप ज़बान के ऊपर डालते हो वो आपकी मेंटालिटी को, आपके बिहेवियर को और आपकी बॉडी को उसी वक्त असर करता है। पहले तो एक था ना कि इंटेस्टाइन में से अब्जॉर्ब हो, वो जरा द पौडा कैंडा द कहानी चले, दैट्स नॉट हैपनिंग एनीमोर। अब ये है कि द मोमेंट जैसे किसी की शुगर डाउन होती है तो हम कहते हैं कि उसको टॉफी दे दें तो फौरी उसकी शुगर अप हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आप ज़बान पे रखते हैं वो फौरी इफेक्ट करता है। तो जब आप बात करते हो डाइट की तो हम लोग डाइट के जरिए अपनी नींदों को खराब किए बैठे हैं, मतलब उनका तहस नहस किया हुआ। नींद हमें बहुत आती है लेकिन वो दिन में आती है, वही जो अभी हम बात कर रहे थे ना, रात वाली नींद इज इम्पोर्टेंट। अल्लाह मियाँ ने बॉडी की क्लॉक की ऐसी सेटिंग की हुई है नेचर ने कि आपने रात की नींद का जो आपकी बॉडी के ऊपर एक क्या होता है जो रेपरेटिव प्रोसेस होता है, रिपेयरिंग का प्रोसेस चलता है, वो दिन के बाद कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। और वो टाइम होता है यानी कि जब सूरज गुरूब होता है उसके बाद से लेके सुबह सूरज तलू के वक्त, उस वक्त जो आप नींद उठा लोगे ना, चाहे वो 8 घंटे की हो चाहे वो 5 घंटे की हो, अच्छा, वो आपके लिए बेस्ट होगी क्योंकि आपका मेलेटोनिन जो कि स्लीप हार्मोन है वो निकलता है और आपकी बॉडी उस वक्त सारी रिपेयर प्रोसेस में से गुजरती है। इम्यूनिटी जिसके ऊपर कोविड के दिनों में इतनी बात हुई, इम्यूनिटी बढ़ाओ कुव्वत मुदाफ़त, हाउ डज दैट हैपन? अगर आपकी नींद सही नहीं है तो आप भूल जाएं फिर आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगी है, चाहे आप जो मर्जी खाते फिरें, ठीक है। सो इसलिए डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग चाय कॉफ़ी सोने से पहले पीते हैं कि ले आओ जीद खाबा कर लिया हूँ, ले आओ चाय का एक कप, ठीक है। सो दैट्स रॉन्ग। आप कैफीन से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने ब्रेन को जिसने अब सोना है। आप मोबाइल उठा के आंखों के सामने रख लेते हैं, ब्लू लाइट, बिल्कुल मेलेटोनिन को चाहिए अंधेरा, वो ब्लू लाइट आती है, हमें तो नींद नहीं आ रही होती है, चलो थोड़ी देर मोबाइल यूज करते हैं शायद नींद आ जाए। हालांकि हमजाद ये है रिकमेंडेड कि 1 घंटा पहले सोने से पहले यू नीड टू स्विच ऑफ ऑल योर डिवाइसेस, ठीक है। हम माने ना माने कोई ना कोई वेव्स तो होती है ना जो कि ह्यूमन माइंड को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद लोग जो डाइट कर रहे होते हैं वो कहते हैं यार प्रोटीन खा लेते हैं, कुछ नहीं होता, कार्ब्स नहीं खाते, ठीक है। रात को प्रोटीन खाने का मतलब ये है कि यू गिविंग
yourself extra energy to wake up because proteins make you energetic. ठीक है, एक लोगों को ये होता है कि चलो यार आज धूप नहीं है, चलो अब वॉक कर लें, ठीक है, अब जरा कोई चहलकदमी कर लें, कोई एक्सरसाइज लगा लें, जिम शिम करें. You have to do that 2 hours before your sleeping time, which is maximum. मैं तो अव्वल कहती हूँ 10 बजे तक सो जाएं. 8 बजे तो खैर वो टाइम कोई भी नहीं सोएगा. मैं कहेंगे डॉक्टर साहब ने किन्नू बुलाया सी, कह रहे संजी 8 बजे सो जाओ. सो 10 बजे सो जाओ, 11 बजे तक मैक्सिमम प्लीज अपने दुनिया की दुकान बंद करें और सो जाएं. अब जो आप कह रहे थे कुछ लोगों की रुक रुक के नींद आती है, कुछ लोगों की, सो दैट्स एवरीबॉडीज पर्सनैलिटी. अच्छा, एक कुछ लोग लाइट स्लीपर्स होते हैं नेचुरल से, कुछ लोग होते हैं डीप स्लीपर्स, उनको ऊपर सर पे कुछ भी गिर जाए उनको कोई फर्क नहीं, और एक के पास से हल्का सा गुजर जाओ तो वो हावड़ा खा के उड़ जाते हैं. क्या है ना, हाँ, इतनी आराम से नहीं कहते, वो इस तरह कहते हैं कि अगले का भी तरह निकल जाता है, हो क्या रहा है यहाँ पे. सो द थिंग इज ये नेचुरल है, लेकिन डेफिनेटली स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल, रात को प्रोटीन्स, रात को कैफीन लेना, रात को एक्सरसाइज करना आपको इतना एक्टिवेट कर देता है कि अगर आपको नींद आ भी जाए तो वो आपको लाइट. आखिरी मील हमें कितने बजे तक ले लेना चाहिए? हमने 10 बजे सोना है, 2 hours एटलीस्ट 2 hours बिफोर योर स्लीप टाइम, ताकि आपके हाजमे का जो पेट का काम है वो सारा खत्म हो जाए. 2 hours कह रही है बिफोर स्लीप. अगर कोई बंदा कहे अच्छा जी 2 hours का है ना, तो मैं तो 1-2 बजे सोऊंगा, तो चलो मैं 12 बजे भी ले. हाँ, तो लोग यही कर रहे हैं ना यार इकरा. इसी वजह से तो आप देखो मोटापा नहीं, अब लोग कहते हैं जी मोटे हो गए, हम तो कुछ नहीं करते, मोटे पता नहीं क्यों हो गए. जब आप नहीं सही सोगे तो मोटापा इकट्ठा होएगा, क्योंकि आपके जो लेप्टिन और जो ग्रेलिन हार्मोन्स है उनका सारी तबाही. खवातीन में साइक्लिकल डिसऑर्डर्स देखने को आते हैं बिकॉज ऑफ नॉट स्लीपिंग एट द राइट टाइम. हैवंट यू सीन कि आपकी जो नई जनरेशन है जो कि रात को बहुत देर से सोती है और सुबह तक देर से उठती है, उनकी जनरेशन एक तो वेट गेन कर रही है. बिल्कुल. इन अ वेरी डिफरेंट वे. जैसे ओबिसिटी जो है ना उसका क्रीप अप, हालांकि दे वुड प्रोबेबली से कि हम लोग खाते नहीं हैं. बिल्कुल. ठीक है, सो उसी से आप अंदाजा लगाएं. कुछ चीज़ें हमने सोचने की भी होती हैं, इसलिए सोने जैसे हर चीज़ का एहतमाम होता है. जैसे आज मैं आप दोनों को दावत पे बुलाऊं तो मैं टेबल लगाऊंगी, कांटे छुरियां लगा के, खाना शाना बना के. इसी तरह नींद का एहतमाम होना चाहिए. अपने कमरे को डार्क कर दें हाफ एन आवर बिफोर. आपका बिस्तर जो है आपका कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए सोने का. खाना पीने की दुकान ऑफ हो जानी चाहिए 2 घंटे पहले. नो एक्सरसाइज, नो प्रोटीन्स, इवन प्रोटीन्स भी नहीं लेनी. और चाय कॉफी तो जो आपने लेना है ना अपनी जिंदगी का, वो 4 बजे से पहले शाम के उसको प्लीज उसको खत्म कर दें. ठीक है. हैव वाटर. कैमोमाइल टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. कैमोमाइल टी मिलती है हमारे बड़े कहते हैं सोने से पहले नीम गर्म दूध पीने, वो भी आप फॉर पीपल हु आर नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप नींद के लिए वो ले लें. उसमें थोड़ा सा खसखस का तेल या थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल लें तो आपको बड़ी अच्छी और साउंड स्लीप आएगी. ठीक है ना, क्योंकि कई लोग होते हैं वो 10 घंटे भी सोते हैं, देयर स्टिल नॉट, उन हड्डियों में दर्द हो रही है, सुबह उठे जा रही है. तो कुछ लोग जो हैं 5 घंटे की नींद से भी दे गेट रिफ्रेश्ड. क्यों? क्योंकि दे नो द आर्ट ऑफ स्लीपिंग एंड आर्ट ऑफ कलेक्टिंग ऑल द एनर्जी. ठीक है डॉक्टर साहब, एक लोग हैं, मैं हूँ या इकरा है या जो हमें सुनने वाले हैं, किसी की नींद ख़राब हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है. अब आप उसको क्या रिकमेंड करेंगी कि अपना डाइट प्लान किस तरीके से दोबारा डिज़ाइन करे कि उसकी नींद बेहतर होना शुरू हो जाए? और ये ग्रेजुअली होगी या अचानक से ऐसे हमने आज ही खाया और आज ही बेहतर हो गया? काश ऐसा कुछ चमत्कार होता कि हम आज ही ये सारा कुछ ये वाला कर लेते. बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लिटिल ग्रेजुअल विच इज़ अबाउट अ वीक्स टाइम, विच इज़ नॉट मच. ठीक है. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी लाइफ में से कैफीन कम करो. ठीक है. जिसकी नींद खराब हो गई, एक्सरसाइज लाजमी है. जितना बॉडी दौड़ेगी भागेगी उतना ही उसको वही होएगा कि मैं थकूं. जब आप किसी चीज को थका ही नहीं रहे, आजकल के बच्चे बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, इसलिए उनकी एनर्जीज चैनलाइज नहीं हो रही. आपने अपनी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज करना है. वो हो गई, एक्सरसाइज कर लिया आपने. और खाना आपने जो खाना है, आप नाश्ता अच्छा करें, आप दोपहर को खाना खाएं, रोटी छोटी दोपहर को खा लें. जो शाम का खाना है ना, उसमें ट्राई टू कीप इट रियली लाइट, लाइक सूप्स, लाइक स्लाइसेस, लाइक चावल और दाल खा लिए, सैलेड खाया साथ में. और जैसे अभी इकरा ने बड़ा अच्छा वो टोटका बताया है कि रात को सोने से पहले हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क. ज़रूरी नहीं कि पूरा ग्लास पिए कि पेट खराब हुआ सुबह. आप थोड़ा सा भी लेके उसको गर्म कर लें, उसमें कोकोनट ऑयल डाल लें. अगर आपको ज़्यादा मोटापा नहीं है, कोकोनट ऑयल मेक्स यू स्लीप बेटर. कई लोग माएँ होती थी, बचपन में लोग बच्चों के सर में खसखस का तेल लगाती थी, उससे भी बहुत अच्छी नींद आती है. सो यू एंड अगेन यू नीड टू टर्न ऑफ योर फोन्स. अपना एक पूरा स्केड्यूल बनाएं. जैसे हम अपना
लाइफस्टाइल चेंज करते हैं ना पतले होने के लिए, और आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया होगा यहाँ पे सुबह आने के लिए, दुरुस्त बात। तो इसलिए अगर हम रोजी कमाने के लिए ये लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं या अपना मकसद हासिल करने के लिए, तो उसमें नींद तो पीछे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा सोल्जर है, आपका चार्जर है जैसे जो आप प्लग लगाते हैं अपने फोन के अंदर कि वो चार्ज हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, और अब आपने डॉक्टर साहब की बाली हैं जिसकी नींद में कुछ मसाइल है ना, ये हल हो जाएंगे ऐसे अगर हम अपनी डाइट को थोड़ा सा बेहतर करेंगे। और मैं इकरा से भी ये कहूँगा कि इकरा को जब नींद नहीं आती और इकरा कहती है मैं कुछ खा लेती हूँ नींद आने के लिए, तो वो वाली प्रैक्टिस अब इकरा छोड़नी पड़ेगी। वैसे मुझे वो वाली नींद आती है कि बैठे बैठे आंख लग जाती है। क्या बात है, ये लकी लोग होते हैं। खैर हम आगे चलते हैं। अब हमें उम्मीद ये जागी है कि हमारी जो क्रिकेट है वो भी नींद से बेदार होने जा रही है। एक नए हमारे जो हैं आ रहे हैं चेयरमैन, और वो रमीज़ राजा साहब होंगे। पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी टीम के साबिक़ कप्तान और रमीज़ राजा साहब को बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकर्री की मंजूरी दे दी है। अच्छा बिल्कुल हमजा, ये एक अच्छी खबर भी है। और अगर वो मीडिया से गुफ्तगू करे तो उन्होंने साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज़ राजा साहब ने चेयरमैन पीसीबी नामजद किए जाने की तस्दीक करते हुए कहा कि चेयरमैन पीसीबी बनना जो है वो बहुत एजाज़ की बात है। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के एतमाद पर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी, और अवाम की सपोर्ट और दुआओं की जो है वो भी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। बड़े सवालात उठ रहे हैं कि रमीज़ राजा साहब आएंगे तो वो क्या रातों रात कोई तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि ये समझा जाता है कि पाकिस्तान में सबसे बेहतर शायद इस वक्त मॉडर्न क्रिकेट को अगर कोई साबिक क्रिकेटर समझता है तो शायद वो रमीज़ राजा साहब ही हैं। ये बात समझी जाती है, लेकिन कई लोगों को एतराज़ात भी हैं कि बस अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं, क्रिकेट का इन्हें कुछ नहीं पता है। हम बात करेंगे, अब्दुल गफ़ार भाई हमारे साथ मौजूद है। गफ़ार भाई अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताएं, आपसे भी बात हुई रमीज़ राजा साहब की, क्या कहना है उनका? तस्दीक कर दी, कुछ उन्होंने बताया कि ये मेजर तब्दीलियाँ मैं लाने जा रहा हूँ? वालेकुम सलाम, आपको भी और तमाम लोगों को सब बखैर। यकीन है बिल्कुल रमीज़ राजा साहब ने इस बात की तस्दीक की, साथ उन्होंने ये फरमाया कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो GPS है उसको वो सेट करें और उसके बाद जो परफॉर्मेंस एवोल्यूशन है उसकी जानिब आगे बढ़ा जाए। जैसे आपने कहा हमजा, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर रमीज़ राजा साहब, क्योंकि जितनी उनकी नज़र है पाकिस्तान या इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर बतौर मुबस्सिर, इससे पहले एक्स क्रिकेटर रहे हैं, फिर तालीम याफ्ता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुके हैं, चीफ एग्जेक्टिव रहे हैं, तो मौजूद उम्मीदवार हैं इस सारी तमाम चैलेंजेस को हल करने के लिए। लेकिन आई थिंक जो मेजर चीज़ जिसके ऊपर लोग बहुत बड़ी कम बात कर रहे हैं और मेरी नज़र उसी पर होगी, वो है अब डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना। क्योंकि अगर आप देखें तो शहरियार साहब, नजम सेठी साहब और फिर वसीम खान और मानी साहब, इन 4-5 सालों के अंदर आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल हो गया, जिस पे आपकी सारी तवानाइयां लग रही होती थी पहले। नाउ आई थिंक इट्स टाइम समवन टू फोकस ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि खान साहब का विजन है 6 टीमों का, जो इम्प्लीमेंट तो हो गया पर उसके नताइज नहीं आए। अभी हम वर्ल्ड बीटर्स नहीं बने, हमारी कोई टीम की फॉर्मेट तीनों फॉर्मेट के अंदर हम इस पर टॉप 3 में मौजूद नहीं है। इट क्लियरली शोज कि हम ए टीम नहीं है, इस वक्त हम बी कैटेगरी में कहीं फॉल कर रहे हैं। अगर हमें ठीक होना है तो पहले हमें अपने घर को ठीक करना होगा। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, अगर हम देखें तो रमीज़ राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम के बड़े नाक़िस समझे जाते हैं। आप नहीं समझते कि उन पर इस चीज़ का ज़्यादा प्रेशर होगा कि उन्होंने जो बातें की हैं अब उनको उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी, जब ये उनको इस चीज़ों को अमली तौर पर करना होगा तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, प्रेशर होगा उनके ऊपर? बिल्कुल होगा, चैलेंजिंग होगा। आई थिंक रमीज़ राजा साहब जब भी इंटरव्यू देंगे या जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उनसे सवाल होगा तो वो खुद भी इस चीज़ का एडमिट करेंगे कि ये आसान नहीं है। लेकिन अगर आप रमीज़ राजा साहब की पिछले 20-25 साल की जर्नी देखें, एक तो पहले क्रिकेटर रहे हो, आप साबिक कप्तान रहे हो, फिर आप बतौर कमेंटेटर हर मैच में पाकिस्तान टीम के मौजूद, आपको और मुझे अपडेट कौन देता था? रमीज़ राजा साहब। टॉस की, 11 की, किस टीम में कौन सा खिलाड़ी है, इसका फायदा ही होता है। बतौर हमजा आप यहाँ वेब आते हो तो आप बड़ी प्रिपरेशन करके आते हैं, आप एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड होते हैं किसी भी शख्स से ज्यादा जो इस वक्त सुन रहा है इसको, क्योंकि आपने उसकी डिलीवर करनी है ना। तो रमीज़ राजा साहब का भी यही मामला है कि उन्होंने बतौर खिलाड़ी तो सब कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया, लेकिन चूंकि जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, आपने लोगों को बताना होता है, तो आप उतनी अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, होमवर्क करते हैं। तो मुझे ये तो बड़ी उम्मीद है कि रमीज़ राजा साहब इन तमाम मसाइल को समझते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के मसला कहाँ है। यानी कि अब हम अगर बात करें हमारा T20 का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कौन से प्लेयर सेट होने खिलाने चाहिए, कोचेस क्या होने चाहिए, रीजन्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब असल मसला सिर्फ ये है
कि इन चीजों को हल कैसे करना है, डिलीवर कैसे करना है, आपका प्लान क्या है, क्या आपके अच्छा पास गफार plan भाई, आपने बताया दो था, तीन आपको चीजें सेवा हैं जिन पर implement बहुत ज्यादा करवाएंगे। बात हो रही है। मैंने ये देखा सोशल मीडिया के ऊपर भी, वैसे भी जो एनालिस्ट हैं बात कर रहे हैं, सारी उम्मीदें रमीज राजा साहब से जोड़ दी गई हैं। जी हमारी जो प्लेइंग 11 है वो भी रमीज राजा साहब ही शायद ठीक कर रहे होंगे, हमारा ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए वो भी रमीज राजा साहब ही कर रहे होंगे, लेकिन उनकी नज़र बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर ये फैसले वो कर रहे होंगे तो कप्तान का रोल क्या होगा, कोच का रोल क्या होगा, चीफ सेलेक्टर का रोल क्या होगा, उन पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों के अंदर वो आएंगे? देखिए पाकिस्तान टीम हारती है तो सीधा सीधा इल्जाम अब इमरान खान साहब पे भी जाना शुरू हो जाता है, जो तो आपको ही पता है क्योंकि वो क्रिकेटर है, तो बात तो यहीं से शुरू होती है। लेकिन अगर साबिक कप्तान रमीज राजा, चेयरमैन पीसीबी बन रहे हैं, गालिबन जावेद बरकी, अब्दुल हफीज कारदार और एजाज भट्ट जो साबिक चेयरमैन थे, उनके बाद ये चौथे सिर्फ क्रिकेटर हैं जो कि चेयरमैन पीसीबी बन रहे हैं। इसका एक फायदा तो है, ये पहले ये होता था जनाब चेयरमैन कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सहाफी, कोई बिजनेसमैन बन जाए, उसके बाद ये लॉबिंग हो रही है, जिसकी लॉबी तगड़ी हो गई उसने जाके ओहदा पकड़ा और बस काम चल रहा है, क्योंकि चेयरमैन को भी सीट बचानी है और ऑब्वियसली उसको चंद लोगों का साथ चाहिए था। अब रमीज राजा साहब का तो बैगेज कोई है नहीं, 25 साल से वो इंडिपेंडेंट अलग दुनिया में काम कर रहे हैं। वो पीसीबी में आए जरूर से चीफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, पाकिस्तान मीडिया से इंटरेक्शन मेरा हमारे साथ होता रहता है बातचीत, लेकिन वो किसी ना तो उन्होंने किसी से फायदा उठाया और ना मुझे लगता है वो किसी को फायदा उठाने देंगे। सही है। तब्दीलियां क्या करते हैं, कब करते हैं, सबसे पहला सवाल तो हमजा आपके ज़हन में भी होगा कि वर्ल्ड T20 जो सर पे खड़ा है, बिल्कुल सर पे खड़ा है। अगले आपके रमीज राजा साहब गालिबन 3 या 4 तारीख को सितंबर को ओहदे का चार्ज जब संभाल लेंगे, उसके बाद आपको फौरी तौर पर टीम अनाउंस करनी है। उस टीम में क्या इनपुट होगा रमीज राजा साहब का। अच्छा, शुएब मलिक की वापसी देख रहे हैं। अच्छा, आपसे सवाल ये, शुएब मलिक की वापसी देख रहे हैं आप रमीज राजा साहब के आ जाने से, और मोहम्मद हफीज के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है। मैं जाती तौर पर नहीं समझता कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे, जो भी मामला था मुझे लगता है कि रमीज राजा साहब मोहम्मद हफीज के मामले में कोई खुद से फैसला नहीं करेंगे, वो टीम के साथ जा रहे होंगे। आपको क्या लगता है? देखिए मुझे लगता नहीं है वाकई आप जैसे फरमा रहे हैं कि वो रिवेंज लेंगे या उनको याद होगा या वो सारी चीज़, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है रमीज राजा साहब के आप यूट्यूब चैनल पे जाके जितनी बातें सुन लें, चाहे तो पिछले टेस्ट पे भी जो बात की, एब्सोल्युटली ब्लंट एंड ओपन, वो कोई फैसला करने से पहले कोई हिचकिचाएंगे नहीं, जो मुझे उनका पता है। ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट है, क्रेडिबिलिटी मौजूद है, इसीलिए हाई होप्स भी उनसे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इंतकाम वाली सोच रखेंगे। बाय द वे हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद है, जिनके साथ ऑन एयर जो है वो झड़पें कुछ अंग्रेजी वाला मामला। बट रमीज राजा अपना ओपिनियन देना जानते हैं और वो ओपिनियन देने की वजह से मशहूर है। दुनिया उनके यूट्यूब चैनल सुनती है, आप जाके देखें तो सही लाखों व्यूज होते हैं, हर वीडियो के हजारों व्यूज होते हैं। लेकिन अब है ये कांटों का ताज जिसको ऑब्वियसली उन्होंने पहनकर काम करना है। बट मुझे बड़ी हाई होप्स हैं, लेकिन वर्ल्ड T20 से सर पे खड़ा ना हमजा, ये बड़ा टेक्निकल इशू है। आप ना तो जल्दी कोच फौरन हायर कर सकते हैं। एक बड़ा अहम क्वेश्चन है गफार भाई, मोहम्मद आमिर की वापसी आप देख रहे हैं रमीज राजा साहब के चेयरमैन बन जाने से बड़ा ये भी लिंक हो सकती है किसी तरह से, आपको उनके बारे में क्या लगता है? दूसरा, उमर अकमल की वापसी की भी मुझे तो लग रहा है कि उम्मीदें कुछ रोशन होती जा रही हैं, बड़े पसंद रहे हैं रमीज राजा साहब को उमर अकमल। देखिए 3 मामला बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मिसबाहुल हक के वो बड़े नाकिद रहे हैं, तो क्या T20 कोच बरकरार रहेंगे, ये बड़ा अब देखने वाली चीज होगी। इंटरेस्टिंग सिनेरियोज हैं। दूसरा, वो टेंटेड प्लेयर्स के बहुत मुखालिफ रहे हैं, सबसे बड़े मुखालिफ। जब मोहम्मद आमिर की वापसी हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे बड़ी जो मुखालिफ आवाज थी वो रमीज राजा की थी, उन्होंने सख्त मुखालफत की। तीसरा, वो T20 फॉर्मेट के अंदर नौजवान खिलाड़ियों की शमूलियत के हक में है और उनके ख्याल में जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो खेल चुके हैं लंबा अरसा खेल, उनका T20 क्रिकेट में कोई काम नहीं है। तो ये 3 मेजर हार्ड लाइनर सॉर्ट ऑफ स्टांस उनके रहे हैं। लेकिन मसला ये है हमजा कि वर्ल्ड T20 बिल्कुल सर पे खड़ा है। ऐसे मौके पे अपॉइंटमेंट हो रही है जहाँ ना वो कुछ कर पाएंगे मुझे लगता है, और ना फिर शायद उनको रिस्पॉन्सिबल भी शायद ना ठहराया जाए। क्योंकि आप और मुझे ही पता है, आई थिंक एक नॉर्मल क्रिकेट फैन को बात पता है कि अगर आप 1 महीने पहले चार्ज संभाल रहे हैं तो उस वर्ल्ड कप जो आने वाला है उससे आपका क्या ताल्लुक होगा। तो ये थोड़ा सा एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आई थिंक कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। शायद इसका नुकसान भी हो सकता है, शायद फायदा हो जाए। ठीक है गफार भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात करिए, तब्दीली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसी होगी आने वाले वक्त में पता लगेगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।